तो कल हम लोग ब्लड पढ़ चुके थे, आज हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ब्लड ग्रुप या रक्त समूह क्या है आपके? रक्त समूह। तो यहाँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। यही 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। अब क्वेश्चंस यूजुअली किस तरीके के आते हैं पहले उस पर बात कर लें। तो एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है, एक। और दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, बेसिकली सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन आता है यूनिवर्सल डोनर कौन है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है। मतलब सर्वदाता और सर्वग्राही, मतलब ऐसा कौन सा ग्रुप होता है सभी को ब्लड दे सकता है और ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो सभी से ब्लड ले सकता है। अगर हम सीधे सीधे क्वेश्चंस पे जाएं तो ओ ये क्या है? सर्वदाता, यूडी लिख दें, यूनिवर्सल डोनर है ये। और ए बी क्या है? सर्व यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ये, बस। एक्चुअल में क्वेश्चन यही आते हैं, लेकिन पढ़ना तो है ही, सॉल्यूशन कुछ है नहीं। तो सबसे पहले हम बीजी लिख दें, यानी कि एक होता है ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप में होते कौन कौन से हैं आपके? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। यही होते हैं 4 ब्लड ग्रुप। अब बात आती है कि इन पर एंटीजन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप जो होते हैं, तो आरबीसी की साइट पर जो एंटीजन पाए जाते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल से उसकी साइट पर जो भी एंटीजन पाया जाएगा उसके आधार पर ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। तो यहाँ कौन सा एंटीजन होगा? ए, यहाँ बी, यहाँ ए कॉमा बी और यहाँ डैश डैश, मतलब कोई एंटीजन, ओ एंटीजन नहीं होता बेटा, ठीक है। तो एंटीजन अब्सेंट, एंटीजन का मतलब होता है हिंदी में प्रतिजन। क्या होता है? प्रतिजन। अगर हम देखें तो ये हो गया आरबीसी पर एंटीजन। अब इसके विपरीत क्या होती हैं? एंटीबॉडी। तो इसका अपोजिट कर दो। अगर आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए प्रेजेंट है, इसका मतलब हो गया कि ये ब्लड ग्रुप ए है। आरबीसी की सतह पर एंटीजन बी है, यानी बी, ए बी है तो ए बी, और कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है तो ये ब्लड ग्रुप ओ हो जाता है। उल्टा कर दो, यहाँ एंटीबॉडी बी होगी, यहाँ ए होगी। अब यहाँ ए बी थी तो कोई नहीं होगी, और यहाँ ए कॉमा बी हो जाएंगे। ऐसे कर लो, ठीक है। मतलब समझ में आ रही बात आपको? अब अगर हम देखें कि अब जैसे ए वाला किसको दे सकता है और किससे ले सकता है, तो आपको देखो पहली चीज क्या समझ में आई कि ओ में क्या है? एंटीजन होने के कारण अगर इस ब्लड ग्रुप को किसी को भी दिया जाएगा तो कोई रिएक्शन करेगा ही नहीं भाई। जैसे एक सीधा साधा बच्चा है, किसी के भी घर में जाता है, झगड़ा करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको किसी को पिंच करने की आदत ही नहीं है। अच्छा, सामने वाला लड़ना भी चाहे, बोले हम नहीं खेल रहे, बात खत्म। तो ओ कैसा है? ओ सर्वदाता इसीलिए है क्योंकि ओ में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, और एंटीजन की अनुपस्थिति के कारण ओ कैसा है? ये सर्वदाता है, यूनिवर्सल डोनर है। एक बात ए बी की देखो, ए बी में क्या नहीं है? एंटीजन तो दोनों है बट एंटीबॉडी नहीं है। तो अगर कोई भी ब्लड इसको दिया जाएगा, ए बी को, ए का दिया, एंटीजन ए आया, लड़ेगी तो एंटीबॉडी है ही नहीं। बी का दिया तो भी कोई झगड़ा नहीं। ओ का दिया, ओ के पास दोनों एंटीबॉडी थी लेकिन इसके पास तो झगड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है तभी आपकी ब्लड रिएक्शन होगी। तो जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो ये क्या हो जाता है? इसीलिए सर्वग्राही। क्यों हो रहा है सर्वग्राही? क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। तो ये हो गया यूनिवर्सल एक्सेप्टर और ये हो गया यूनिवर्सल डोनर।
सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं बस वो यही आते हैं। अब ऐसे ही सोचो किसको दे सकते हैं, ठीक है, देना। और एक क्या होगा भाई, किससे ले सकते हैं। तो अब ऐसे सोच लो भाई, ए वाला किसको दे सकता है, ए वाला ए को दे देगा, और किसको दे देगा, ए बी को दे देगा, बी वाला बी को, और ए बी को, ए बी वाला ए बी को ही दे सकता है, और ओ वाला ए को, बी को, ए बी को, और ओ को, सबको दे देगा ये। अब किससे ले सकते हैं आप ब्लड, तो भैया ए ब्लड ग्रुप ए से ले लेगा और ओ से ले लेगा, ए बी क्यों आएगा, ठीक है, बी वाला बी से ले लेगा और ओ से ले लेगा। अब है ए बी वाला, तो ए वाला किससे ले सकता है, ए से, बी से, ए बी से, और ओ से। और ओ वाला किससे लेगा, सिर्फ ओ से। बस ये चार्ट अगर आप मीन्स में कहीं भी एग्जाम में बना देंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं, ए बी और ओ होते हैं। और अगर RH कारक या RH एंटीजन के आधार पर हम बात करें, RH एंटीजन कहाँ मिला था, तो रीसस मंकी जो था उसमें ये मिला था। इसके आधार पर अगर हम इसे बांटेंगे तो क्या हो जाता है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ठीक है, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, और ऐसे ही ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। तो RH कारक के आधार पर, ठीक है, तो बेस्ड ऑन RH फैक्टर टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप 8 हो जाएंगे, जबकि नॉर्मली टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ए बी सी नहीं होता, ध्यान रखना, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, और ओ होता है। बस यही बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी। बोलो भाई यहाँ तक पहले तो इस बात में किसी को कोई समस्या किसी प्रकार की हो तो बोलो, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, रिप्लाई करिए जल्दी से। एंटीबॉडी देखो बेटा, आरबीसी की सतह पर उपस्थित होती है एंटीजन, जिसे हम प्रतिजन कहते हैं, ठीक है, और इसकी उपस्थिति के आधार पर ही ब्लड ग्रुप डिसाइड होते हैं। और एक और एंटीजन होते हैं जो हमारी बॉडी के बाहर होते हैं, जैसे अगर हम कहें बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, ये भी एक एंटीजन ही है, ठीक है। लेकिन आप दोनों में अंतर है, ब्लड ग्रुप ये कौन सा एंटीजन है, ये ब्लड ग्रुप एंटीजन है, मतलब रक्त समूहों से संबंधित एंटीजन है। इनकी प्रेजेंस से ही ये डिसाइड होता है कि ये क्या है, ब्लड ग्रुप ए है। सीधी बात ऐसे समझ लो कि अगर आरबीसी की सतह पर ब्लड ग्रुप एंटीजन ए पाया जाएगा तो मेरा ब्लड ग्रुप ए होगा। और अगर RH फैक्टर और होगा साथ में, यानी हम RH पॉजिटिव होंगे, तो मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि RH की उपस्थिति के कारण पॉजिटिव और अनुपस्थिति के कारण नेगेटिव हो जाता है। बी उपस्थित है तो बी है। अब इन्हीं के विपरीत एंटीबॉडी होती हैं, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप की जो एंटीबॉडी होती है, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होती है, ठीक है, नहीं तो ये आपस में ही ब्लड ग्रुप रिएक्शन कर लेंगे तो समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो जस्ट अपोजिट, इसको याद रखने की जगह आप एक चीज याद रखो कि हमारा ब्लड ग्रुप ए क्यों है, क्योंकि आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन या ब्लड ग्रुप एंटीजन ए है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आप भूलोगे नहीं। बी है इसलिए बी है, दोनों हैं इसलिए ए बी है, और कोई एंटीजन नहीं है इसलिए ओ है। और इसी के विपरीत एंटीबॉडी होती हैं। जब कोई अलग सा ब्लड ग्रुप हमारी बॉडी में ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो ये एंटीबॉडी उस एंटीजन से रिएक्शन करती हैं, और इसी को आरबीसी की क्लंपिंग बोलते हैं। और आपकी आरबीसी गुच्छा बना लेंगी और व्यक्ति की ब्लड रिएक्शन के कारण डेथ हो जाएगी। तो जितना आसान दिखता है कि हम ये सब चढ़ा देते हैं, लेकिन ये व्यवहार में नहीं चढ़ते हैं ऐसे ब्लड ग्रुप। बाकायदा ये देख, मतलब आप ऐसे समझो कि ए पॉजिटिव को ए पॉजिटिव ही देते हैं और ए नेगेटिव को ए नेगेटिव देते हैं, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गई होगी बात। कोई समस्या हो तो बोलो यहाँ तक, फटाफट बोलो, ठीक है। इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या बना लो, जो भी आपको लगता है।
बना रहे हो तो मैं पॉज करा दूं, स्क्रीनशॉट या फोटो लेना है तो। बना रहे हैं क्या आप लोग, या फोटो ले लिया, क्या किया? चले आगे, चले तो आ जाइए यहाँ पर। तो देखिए अब ये कुछ नहीं, यही चीज़ें लिखी हैं, एंटीजन कौन सा, एंटीबॉडी कौन सी है, और ऐसा और वैसा, इन सब से कोई मतलब नहीं है आपको। आप आगे चलो, बस जो याद रखना है, अब जैसे आर एच फैक्टर, रक्त समूह जो है वो सर्वग्राही, ठीक है, और ओ कहाँ गायब हो गया यहाँ से, रक्त समूह को सर्वदाता, तो ओ है ये, इसमें भी नहीं यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, तो ओ होता है यूनिवर्सल डोनर, और ए भी होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर या सर्वग्राही। आर ए फैक्टर जो है बेटा, इसकी खोज रीसस मंकी में लैंड स्टीनर और वीनर ने की थी। किसने की थी? लैंड स्टीनर और वीनर ने की थी, रीसस नामक मंकी में। ये लिखा है सही से, यूनिवर्सल डोनर ओ, यूनिवर्सल एक्सेप्टर वो, रिसेप्टेंस कौन सा है या एक्सेप्टर, तो ये। अब ये सब आजकल नहीं आ रहे हैं, ठीक है, जैसे माता पिता के ये तो संतानों में क्या संभव है। अब एक बात बताओ, माता पिता का अगर ब्लड ग्रुप ओ होगा तो क्या बच्चा ए बी या ए बी हो सकता है? संभव है? हाँ या ना? किसी भी रूप में संभव नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि भाई अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ये है ही नहीं तो कहाँ से होगा। देखो अब जैसे माता पिता ओ है तो ओ तो संभव है, ए बी या ए बी आएगा कहाँ से? ये तो बिल्कुल ही संभव नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि कैसे हो सकता है इसका ब्लड ग्रुप ए या बी या ए बी, कुछ नहीं हो सकता। चलो, माता पिता ए है, चलो ओ ए और ए है, मतलब माता पिता का ए है और ए है, तो ओ और ए तो संभव है, लेकिन क्या बी और ए भी संभव है? नहीं है। इसी तरीके से यहाँ भी देखोगे तो ओ और बी तो हो सकता है, लेकिन ए और बी नहीं हो सकता। ए बी है तो ओ हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, सारे हो सकते हैं ये। और ओ और ए बी है तो ए और बी हो सकता है, बट ओ और ए बी नहीं होगा, ठीक है। ए और ए बी है तो ए बी सब हो सकता है। अब इसका ओ कहाँ से आएगा जब ए और बी है तो? ठीक है, तो ये बहुत सरल है, ऐसा कुछ नहीं। अब नॉर्मली पहले जरूर यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछते थे कि इसका ये ब्लड ग्रुप है, माता का ये है, पिता का ये है, तो बच्चे का क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो आप तो ये ध्यान रखना कि जो होगा वही बच्चे में जाएगा, जो है ही नहीं। अब मान लो कि यहाँ ब्लड ग्रुप ए है तो ए ही जाएगा ना, ए की जगह तो बी तो नहीं जा सकता, ठीक है, या बी की जगह ए तो नहीं जा सकता। तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जैसे ए है तो ए से प्राप्त करता है, ये सब वही चार्ट है जो हमने आपको, ए से ए को दे सकता है, बी को नहीं दे सकता, ए भी सर्वग्राही था, वही चार्ट है जो हमने बनाया, बस ये फालतू में बहुत ज़्यादा दिखा दिया, ठीक। तो ये तो हुई बात आपकी किस सिस्टम की। हाँ, अब हम आगे बात करते हैं तो आ जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जी तंत्र। तो उत्सर्जी तंत्र, पहले तो ये बताओ कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं हमारे शरीर में। किडनी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और इसके अलावा उत्सर्जी अंग कोई और है किडनी के अलावा? स्किन, अरे हाँ तो बोलो। पसीना निकलता है, मिनरल्स वगैरह निकलते हैं स्किन से, एक स्किन हो गया। और स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन भी है, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। चलो और बताओ, स्किन हो गया, किडनी हो गया, इसके अलावा? लंग्स,
CO2 O2 का एक्सचेंज करते हैं, O2 ले लेते हैं, CO2 बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन, सॉरी, वो तो किडनी से ही जुड़ा है ना, किडनी से ही जो एक्सक्रीशन होके आ रहा है वो यूरिनरी ब्लेडर से बाहर जाएगा यूरिन, तो वो तो किडनी का ही सिस्टम है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पढ़े हो और आप लोग, हम्म, क्या होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। अरे लिवर, मर जाएंगे अपन। आज प्रोटीन खाई, प्रोटीन अमोनिया में बदलेगा, अमोनिया को यूरिया में नहीं बदला लिवर ने, तो बस हो गई, जय माता दी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौन, तो आपको ये ध्यान पूछे जाते हैं कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, तो एक स्किन, एक लिवर, एक लंग्स, एक किडनी, और इनके सबके अपने अपने इंपॉर्टेंट वर्क हैं। और स्पेशली लिवर और किडनी के बिना और लंग्स के बिना तो कुछ नहीं चलेगा, चलेगा तो किसी के बिना भी नहीं, बट इनको ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो जीवों की उपापचयी प्रक्रमों में बने विषैले नाइट्रोजन अपशिष्टों को, पदार्थों को बाहर निकालना। तो क्या होता है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक नाइट्रोजीनस वेस्ट। जो भी टॉक्सिक नाइट्रोजीनस वेस्ट होते हैं उनको क्या कर रहे हैं, वेस्ट मटेरियल फॉर्म ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। कुछ नहीं, आप ऐसे समझ लो कि उपापचयी क्रियाओं के दौरान बने नाइट्रोजनीकृत जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, और ज़्यादा हो तो एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकालने की प्रोसेस। ठीक है, इतना तो बता ही सकते हैं। अब कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। ठीक है, तो ये उत्सर्जी पदार्थ हैं। अंग कौन कौन से, जैसे किडनी है, यूरेटर, यूरेथ्रा, मूत्रमार्ग, ये तो सब हमारे उसी से जुड़े हुए हैं, किडनी वाले हिस्से से। किडनी की जो इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये क्वेश्चन आता है, कौन सी इकाई, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। तो हमारी किडनी की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो क्या होती है बेटा, तो वो होती है आपकी नेफ्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अगर आपसे पूछे फिल्ट्रेशन यूनिट, ठीक है, फिल्ट्रेशन यानी फिल्टर करने वाली यूनिट क्या है, तब भी नेफ्रॉन है। किडनी की यूनिट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, तब भी आपकी क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। ठीक है, दो किडनी होती हैं वन पेयर में। किडनी को अगर आप देखेंगे तो बाहरी भाग इसका कॉर्टेक्स होता है और अंदर वाला जो भाग होता है वो मेड्यूला होता है। मैं यही बना दूं डायग्राम, चलो ऐसे देख लें। ठीक है, अब अच्छे आप बनाते रहना, जैसे ये कॉर्टेक्स है, तो ये जो इसका यहाँ वाला पार्ट है, ये क्या है, ये कॉर्टेक्स है, और इसके अंदर वाला जो यहाँ वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, मेड्यूला। वैसे भी दूल्हा हमेशा अंदर ही होता है, समझ लो तुम तो बस। एक मेड्यूला ऑब्लांगाटा था, क्या कर रहा था मेड्यूला ऑब्लांगाटा, जल्दी बताओ, कुछ काम कर रहा था कि नहीं, हम्म, सॉरी, कल क्या बताया था हमने, ठीक, हृदय की धड़कन को नियंत्रित कर। तो यहाँ ये जो कॉर्टेक्स और मेड्यूला वाले पार्ट हैं ये होते हैं, किडनी दो होती हैं, सेम के बीच की तरह होती हैं, ये सब आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। और किडनी में ये पूछा जाता है डायलिसिस किससे संबंधित है, तो जब किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस करते हैं। ठीक है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, तो किसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, रक्त के शुद्धिकरण की। अब क्या करना है, तो रुधिर को छानना, अनावश्यक पदार्थों को हटाना, लवणों और जल की मात्रा का नियंत्रण करना, परासरणीय दाब और रक्त की मात्रा का नियमन करना, ये सब किसके फंक्शन है, आपके किडनी के फंक्शन होते हैं। तो नेफ्रॉन मैंने बता ही दिया, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ऑल्सो कॉल्ड यूनिट ऑफ इमिशन। ठीक है, उत्सर्जन की इकाई कहलाती है। प्रत्येक वृक्क में यानी प्रत्येक किडनी में 1 से 1.5 मिलियन तक क्या होते हैं बेटा, 1 से 1.5 मिलियन तक आपके नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कौन से क्या पाए जाते हैं बेटा, नेफ्रॉन जो है वो कितने से कितने तक, एक सेकेंड बस,
ठीक है, तो कितने 1 से 1.5 मिलियन, मिलियन मतलब समझते हैं 1 मिलियन यानी 10 लाख, और 1.5 मतलब कितने हो गए 15 लाख। ठीक है, रक्त में ठोस और तरल अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालकर रक्त का शोधन करते हैं। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड बाय रिमूविंग सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द ब्लड। तो जो भी कौन सा मटेरियल है यहाँ पर, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मटेरियल है, उसे नेफ्रॉन जो है वो बाहर निकालने का काम करते हैं। देखो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन मैं बता दूं। सबसे पहले मनुष्य कैसा है, तो मनुष्य में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, हम किस तरीके के प्राणी हैं। देखो एक यूरिक एसिड निकल रहा था, एक यूरिया निकल रहा था, एक अमोनिया निकल रहा था, तो हम कौन से हैं, हम क्या निकालते हैं यूरिन से, यूरिया। तो मानव जो है, ह्यूमन बीइंग जो है वो यूरियोटेलिक है। कैसे हैं, यूरियोटेलिक, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया। जबकि जो वर्ड्स होती हैं, पक्षी जो होते हैं, वो क्या है, यूरिको, यूरिक एसिड निकालते हैं, होते हैं अमोनोटेलिक। कौन कौन से, अमोनोटेलिक। नहीं समझ में आई, एक यूरिया था, एक अमोनिया है, और एक क्या है, यूरिक एसिड है। तो यूरिया जो निकालें वो क्या कहलाएंगे, यूरियोटेलिक। ठीक है, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले यानी कि ह्यूमन बीइंग। एक वर्ड्स जो होते हैं वो क्या निकालते हैं, यूरिक एसिड निकालते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, यूरिकोटेलिक पक्षी। ठीक है, अमोनिया वाले, तो जो अमोनिया को निकालेंगे वो क्या कहलाएंगे, अमोनोटेलिक, जैसे कि फिश। अच्छा आप देखोगे कि जैसे ये यूरिक एसिड निकाल रहे हैं, यूरिकोटेलिक हैं वर्ड्स वगैरह, तो यहाँ वाटर बहुत कम है, इतनी सी पक्षी बेचारी। तो आपने देखा होगा सुसु पोटी सब एक ही हो जाती है, किसकी, अब चिड़िया को आपने ऐसे लगा सुसु करने अलग बैठी है, पोटी करने अलग बैठी है, वो बीट गिरा देती है, काम खत्म हो जाता है। तो बेसिकली वो यूरिक एसिड ही है। ठीक है, तो लेस अमाउंट ऑफ वाटर, ह्यूमन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना। तो यूरिया निकालें यूरियोटेलिक, और जो अमोनिया निकालें, ये बहुत पॉइजनस होता है, अमोनिया जहरीला है। और इसके कारण यहाँ क्या होगा, अमोनोटेलिक वो जीव होंगे जहाँ वाटर की, क्योंकि अगर आपको क्या करना है, जहर को डिटॉक्सिफाई करना है, बेसिकली डाइल्यूट करना है, तो क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो पानी के कारण ही ये जो जीव है अमोनिया वाले, मतलब बेसिकली ये जो हैं, तो ये क्या करते हैं कि पानी की अधिक मात्रा होने के कारण ये थोड़ा बहुत बच जाते हैं। तो फिश जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो आपके अमोनोटेलिक होते हैं, वर्ड्स यूरिकोटेलिक होती हैं। ये कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि मानव का उत्सर्जन यूरिया है, चिड़िया वगैरह में यूरिक एसिड है, और फिश वगैरह में अमोनिया है। ठीक है, याद रखेंगे अच्छे से, तो इनको आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। अब अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसे लिवर, मैंने आपको बता दिया, तो यूरिया का संश्लेषण कहाँ हो रहा था, यहीं हो रहा था। इसके अलावा याद हो आपको डिटॉक्सिफिकेशन और अल्कोहल एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस, याद है, दारू पीने वाला दारू पी रहा था और लिवर बेचारा क्या करता था, बार बार डिटॉक्सिफाई करता रहता था। किसको डिटॉक्सिफाई करता रहता था, बताओ जल्दी से। ठीक है, अल्कोहल को। तो ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक, इसके अलावा लंग्स पे आते हैं, तो लंग्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का एक्सक्रीशन करते हैं। त्वचा से क्या होता है, लवण और यूरिया पसीने के माध्यम से, तो जो सॉल्ट्स और यूरिया हैं वो स्वेट के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, यूरिन आप। ठीक है, तो ये आपके कौन कौन से होगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसीलिए एक किडनी ऊपर, इसके बाद लिवर, लंग्स और स्किन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लंग्स से तो क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन लिवर से क्वेश्चन आता है, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, तो यूजली लोग क्या लगा देते हैं, किडनी, क्योंकि लोगों को लगता है किडनी से ही तो यूरिया बाहर निकल रहा है। नहीं, जो हमने प्रोटीन खाई थी, प्रोटीन से जो अमोनिया बना था, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया था लिवर ने। और अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था सिंथेसिस ऑफ यूरिया या अमोनिया को तोड़ने का काम कौन कर रहा था, लिवर कर रहा था।
और इसीलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंथेसिस ऑफ यूरिया कहाँ होगा? लिवर में होगा। लेकिन एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया कहाँ होगा? तो थ्रू किडनी होगा, यूरिन के माध्यम से। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक। फिर ह्यूमन यूरिन का कॉम्पोजिशन देखें, संगठन, तो 95% वाटर होता है इसमें, यूरिया, लवण, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड पाए जाते हैं, और लगभग 1.5 लीटर पर डे होता है ये। तो यूरिन की मात्रा कितनी होती है? लगभग 1.5 अप्रोक्सीमेटली। और कलर कैसा होता है? तो लाइट येलो होता है। ये पूछा जाता है कि यूरिन का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम। तो यूरोक्रोम जो पिगमेंट है उसके कारण कैसा कलर होता है? हल्का पीला। और प्रकृति या नेचर कैसी है? तो इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, एसिडिक नेचर होता है। और पीएच मान कितना होता है? तो लगभग 6, यानी कैसा है? बेसिक होगा, एसिडिक होगा? 7 से कम है तो एसिडिक होगा, यानी कि एसिडिक है। एवरेज पीएच 6 है। लाइट येलो, ये पूछा गया है कि हल्का पीला होने का कारण क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यूरिन का हल्का पीला होने का कारण क्या है? आपका यूरोक्रोम पिगमेंट होता है। ठीक है, चलो अब याद करो कुछ कुछ चीजें जो पढ़ी हैं। एक कोशिकीय जीव सीधे डिफ्यूजन या विसरण से एक्सक्रीशन कर सकते हैं, यूनिसेलुलर है, इनके पास कौन से ऑर्गन बने हैं? तो ये किससे करेंगे? डिफ्यूजन या विसरण से। सिलेंट्रेटा कोशिकाओं से करते हैं। चपटे क्रमी याद आ रहा है? फ्लैटवर्म, फ्लैटवर्म यानी कि प्लेटी एल्मेंथीस किससे कर रहे थे? किससे कर रहे थे? पक्का? ठीक। एनिलिडा वाले नेफ्रीडिया से। और कशेरुकी जो है वो किससे? ब्रक के द्वारा करते हैं। और याद करो एसके एल्मेंथीस किससे कर रहे थे? रेनेट सेल से। याद है? रेनेट सेल, एसके एल्मेंथीस रेनेट सेल से थे, प्लेटी एल्मेंथीस फ्लैट सेल। ठीक है, ये फ्लेम सेल से थी। तो ये कभी कभार आपसे पूछ लिए जाते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। ये हो जाता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जी तंत्र। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं नर्वस सिस्टम पे। अब देखो नर्वस सिस्टम में हम आपको बहुत सरल सरल सी चीजें बताएंगे, क्योंकि नर्वस सिस्टम बहुत नर्वस कर देता है लोगों को। तो जो एग्जाम के काम की चीजें हैं अपन उन पे बात करते हैं पहले। तो नर्वस सिस्टम में जो सबसे काम की चीज है वो क्या है? एक तो क्रेनियल नर्व कितनी होती है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए। तो क्रेनियल मतलब इस कपाल से निकलने वाली कितनी थी? 12 जोड़ी, 12 पेयर थी क्रेनियल नर्व। और एक जो हमारी रीढ़ की हड्डी से निकलती है स्पाइनल नर्व, 31 पेयर। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्रेनियल नर्व कितनी? 12 पेयर। स्पाइनल नर्व कितनी? कितनी? 31 पेयर। पेयर में ध्यान रखना, 31 नहीं, 31 पेयर। रिप्स कितनी थी? 12 पेयर, क्योंकि इधर और इधर दोनों तरफ है ना पसलियां। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर तीसरा क्वेश्चन जो बन जाता है कभी कभार, राइट साइड का ब्रेन लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट साइड का ब्रेन मतलब अगर राइट में चोट लगेगी तो यहाँ पैरालिसिस होने की संभावना है लोगों की, और अगर यहाँ लगेगी तो इस तरफ का बॉडी पार्ट्स अफेक्ट होने की संभावना होती है। ठीक है, ये अब इसके अलावा और क्या क्वेश्चन? तो एक जो और क्वेश्चन बनते हैं जैसे, ठीक है, गुस्सा, प्रेम, नफरत, प्यार, मोहब्बत, उल्टी, ठंड, गर्मी, वॉमिटिंग, इनके सेंटर्स क्या होते हैं? तो हमें एग्जैक्टली नर्वस सिस्टम में इन पे ज़्यादा फोकस करना है, बजाय नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा पढ़ने के। मतलब आप ऐसे समझ लो कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो जब वैज्ञानिकों को अंग और सिस्टम नहीं समझ में आए तो उनने उसको नंबरिंग देना शुरू की। ये 1 नंबर वाला पार्ट है, ये 2 है, ये 5 है, ये 6 है। मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको उन सब के चक्कर में नहीं पढ़ना है। समझ में आ रही बात? किसके चक्कर में नहीं पढ़ना है? बता दो जल्दी से। किसके? कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे और बिल्कुल इस टॉपिक से दूर रहेंगे डिटेलिंग में, क्योंकि डिटेलिंग की तो आप और कंफ्यूज हो जाएंगे और क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो क्वेश्चन समझ में आए क्या क्या क्वेश्चन है? लाइव में आवाज़ आ रही है ना बेटा? रिप्लाई करिए जल्दी से। क्या हुआ, लिंक चली गई क्या? भेज दी?
चलिए, आ रही है बेटा आवाज? तो देखिए, वह तंत्र जो सोचने समझने किसी बात को याद रखने के साथ शरीर के विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य और उनके कार्यों को नियंत्रित करता है। हम सब अच्छे से जानते हैं कि ब्रेन हमें क्या करता है, सोचने के लिए, समझने के लिए, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। तो ये सारे काम हमारे किसके होते हैं? नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र के होते हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, और एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अगर हम नर्वस सिस्टम को डिवाइड करें तो एक पेरिफेरल और एक सेंट्रल। तो पेरिफेरल यानी पेरीफेरी में, जैसे हमारी क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, तो ये क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से निकल रही है यहाँ से खोपड़ी से, और स्पाइन से निकलने वाली स्पाइनल नर्व। इसके अलावा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये सब हमारे किस में आते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। कोई नहीं पूछता कि कौन किससे आता है। दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो जो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसी में आते हैं आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। कौन से आते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो देखो अब क्या हुआ, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, पेरिफेरल और सेंट्रल। पेरिफेरल में आपने क्या देखा? क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, ऑटोनॉमिक, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। जबकि जो ये, ठीक है, दूसरा क्या है आपका? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल, अब जैसे पूछ लें ब्रेन किसका पार्ट है, तो पेरिफेरल का नहीं है। और वैसे भी देखो, ब्रेन क्या पेरीफेरी में या अंदर घुसा है? सेंटर में है ना, अंदर बीच में। आप देखोगे, खोपड़ी खोलोगे, अंदर घुसोगे तब जाओगे। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक ब्रेन, और ब्रेन से ही क्या निकलती है? मान लो ये ब्रेन है आपका, इससे आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर है। तो सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। फिर ब्रेन, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग हैं ये, मेरुरज्जु वगैरह। मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र है, ब्रेन में ही सब कुछ कंट्रोल होता है। और इसके ऊपर कौन सी कवरिंग होती है? तो क्रेनियम। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं हड्डी, ये कौन सी है? तो क्रेनियम है। कितनी हड्डी थी क्रेनियम में? 8, याद है? ठीक है, क्रेनियम का निर्माण 8 हड्डियों से होता है, और इसका कार्य क्या है? तो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करना। तो जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन को जो सुरक्षा प्रदान करने का काम होता है वो क्रेनियम का होता है। और लगभग वेट कितना होता है? 1400 ग्राम। तो हमारे मस्तिष्क का जो वजन है ब्रेन का, वो 1400 ग्राम होता है। किसका पार्ट था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ना कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ऐसे नहीं समझ में आए तो परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो परिधि बनाए, पेरीफेरी बनाए, जैसे यहाँ क्रेनियल नर्व बाहर निकलेंगी, ठीक है, ये आपकी निकल के नीचे आ रही है स्पाइनल नर्व, तो ये पेरीफेरल है, जबकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अब यहाँ से क्वेश्चंस बनना शुरू होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के, सॉरी पार्ट्स, टाइप्स की जगह सही सब पार्ट है। तो पार्ट ऑफ ब्रेन में क्या है? तो ब्रेन के भाग, एक होता है बेटा फोर ब्रेन, ये आगे वाला। एक होता है मिड ब्रेन, मध्य वाला। और एक होता है हाइंड ब्रेन, यानी कि पश्चिम मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ये तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब बात आ जाती है सबसे पहले फोर ब्रेन की। तो फोर ब्रेन में एक होता है बेटा सेरिबेरम, तो सेरिब्रम, और इसके साथ में होता है डाइएन्सेफेलॉन। तो अग्र मस्तिष्क के दो पार्ट क्या क्या हैं? सेरिब्रम और डाइएन्सेफेलॉन। और डाइएन्सेफेलॉन को जब हम आगे डिवाइड करते हैं तो इसमें एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो आपके काम के क्या है? एक सेरिब्रम है और एक हाइपोथैलेमस है। इन दो से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये किसके भाग है, सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस, थैलेमस? ये फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क के। फिर दूसरा क्या है? मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में क्या है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेडंकल। अंकल से कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पोडंकल। तीसरा जो होता है वो पश्चिम मस्तिष्क होता है। तो अग्र, मध्य और पश्च, फोर, मिड और हाइंड ब्रेन। पश्चिम मस्तिष्क जो है ना, इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लंगाटा। याद आ रहा है? दूल्हा आ गया ये। तो अब जैसे पूछ लेते हैं कि मेड्यूला ऑब्लंगाटा किसका पार्ट है? तो हाइंड ब्रेन या पश्चिम मस्तिष्क का। तो पश्चिम मस्तिष्क का जो भाग होता है वो आपका क्या होता है? ठीक है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा होता है। इसको आपको ध्यान रखना है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा। एक मिनट योगी, योगी। तो हम लोग कहाँ बात कर रहे थे?
एक सेरिब्रम और एक सेरिबेलम। ठीक है, तो सेरिब्रम जो है वो किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का। और थैलेमस हाइपोथैलेमस भी फोर ब्रेन का। जबकि हाइंड ब्रेन या पश्चिम मस्तिष्क का भाग क्या है हमारा? सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लांगाटा। ठीक है, अब बात आती है ये, क्योंकि ये बहुत जल्दी गलत होंगे क्वेश्चन कि कौन किसका पार्ट है। अब एक एक करके हम देखें तो सबसे पहले हमारा फोर ब्रेन था। फोर ब्रेन में पहला हिस्सा कौन सा था? सेरिब्रम था। ठीक है, देखो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, वॉलेंट्री एक्शंस जो होता है उनका कंट्रोल हमारे सेरिब्रम, सेरिबेलम नहीं, किससे? सेरिब्रम से, वॉलेंट्री रिएक्शन। इसके अलावा स्मरण क्षमता, मेमोरी एबिलिटी हमारी क्या है, रिटेनिंग पावर क्या है, चिंतन, विश्लेषण, समन्वय, थिंकिंग, एनालाइजिंग और कोऑर्डिनेटिंग, इवन इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। ठीक है, कंट्रोल ओवर स्पीच, कुछ भी नहीं बोलना है, मुंहफट नहीं बनना है, ये गड़बड़ होगा तो कुछ भी बोलोगे। अरे होता है ना, कुछ भी बोलते हैं लोग, तो आपको सोच समझ के बोलना है। बुद्धिमत्ता, स्मरण क्षमता, चिंतन, विश्लेषण, समन्वय, ऐच्छिक क्रियाएं, मतलब बेसिकली जो वॉलेंट्री रिएक्शन है। जी सर ठीक है, हम बिल्कुल देख लेंगे। भग जाए यहाँ से, क्यों देख लेंगे? ठीक है, तो ये क्या है? सेरिब्रम हो गया इसका डिस्टर्ब। तो ये जो चीजें हैं आपकी वॉलेंट्री जो रिएक्शन है, आपने देखा होगा लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं, जैसे आप बड़े प्यार से मे आई कम इन सर, भाग यहाँ से, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, किसने घुसने दिया इन्हें अंदर, तो उनका ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जब हम सोच के, समझ के, विचार करके, मंथन करके जब काम करते हैं तो हम सेरिब्रम से काम कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात। अब आगे बढ़ती जाएंगी चीजें और कंफ्यूजन क्रिएट होगा, टेंशन में आ गई लड़की। दूसरा जो है हाइपोथैलेमस। कैसा है? हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस और थैलेमस भी फोर ब्रेन के ही पार्ट थे। हाइपोथैलेमस क्या करता है? कंट्रोल ऑफ इमोशनल एक्टिविटीज, संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, इमोशंस का। जैसे कंट्रोल ऑफ हार्मोन, हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स का कंट्रोल होता है। टेम्परेचर कंट्रोल होता है, पूछा जाता है। ताप नियंत्रण। ठीक है, या आपसे कहे थर्मो रेगुलेशन सेंटर कौन सा है, तो थर्मो मतलब टेम्परेचर, और रेगुलेशन करना तो थर्मो रेगुलेशन कहें या टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर कहें तो कौन सा होगा आपका? हाइपोथैलेमस। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ हंगर, थ्रस्ट, लव, हेट। ठीक है, तो भूख, प्यास, प्यार, घृणा, इन सबका सेंटर भी आपका हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, क्रोध, गुस्सा आ रही है आपको किसी पर, एंगर है आप, या आप हैप्पी हैं। देखो ऐसा समझ लो, भूखे हैं, प्यासे हैं। ठीक है, भूखे हैं, प्यार से हैं, भाई ये प्यार आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। ठीक है, फिर प्यार आया तो खुश हो जाएंगे, गुस्सा आया तो क्रोध आ जाएगा। ठीक है, तो भूख, प्यास, प्यार, गुस्सा, हार्मोन्स। और देखो सारा खेल हार्मोन का ही है भाई। ऐसे समझो, अगर आपके हैप्पी हार्मोन रिलीज हुए, जैसे एंडोर्फिन रिलीज हुए जब कोई मदर बनती है, स्पेशली मैं एग्जांपल दूं, वो अपने आप में खुश रहती, भले उसके घर में कितनी प्रॉब्लम चल रही हो, जैसे ही उसका बच्चा उसके पास होता है वो खुश हो जाती है। किसका प्रभाव है? एंडोर्फिन का। ठीक है, अब एंडोर्फिन रिलीज हुए, आप खुश हो जाएंगे। ठीक, अब अगर आप देखें कि हार्मोन जैसे एड्रेनलिन सीक्रेट हो जाए तो एकदम से आपको टेंशन हो जाएगी। ठीक, तो एक तो हार्मोन को कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस, टेम्परेचर को कर रहा है, भूख को, प्यास को, गुस्सा को, प्यार को। ठीक है, इन सब का सेंटर जो है टेम्परेचर का, ये कहाँ होता है? इमोशंस का। आप कब बहुत दुखी हैं, कब बहुत, अगर देखा जाए तो प्यार, गुस्सा, ये सब कैसे इमोशंस ही है, तो इनका कंट्रोल कहाँ होगा? हाइपोथैलेमस में होगा। इसको आपको ध्यान रखें। यहाँ से एक टेम्परेचर का पूछा गया है, एक भूख और प्यास, तो हंगर और थ्रस्ट का सेंटर कौन सा है, ये सब पूछे गए हैं, तो ये आपके होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर। क्लियर है? अब आ जाते हैं इसी का एक और अब ध्यान है आपको, मैंने आपको बताया था सेरिब्रम, सेरिब्रम के बाद डाइएन्सेफेलॉन था। डाइएन्सेफेलॉन दो पार्ट्स में डिवाइड था, एक थैलेमस, एक हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस हो गया, बचा थैलेमस। थैलेमस कह रहा है भैया हम
था थैला, ठंडा है गर्म है। देखो ताप और ठंडा गर्म एक साथ नहीं कर देना, टेम्परेचर हाइपोथैलेमस है, जबकि ठंडा गर्म और दर्द की पहचान कौन करा रहा है, तो कोल्ड हॉट और पेन की बात करेगा वो थैलेमस करेगा। तो ठंडा गर्म थैलेमस से, टेम्परेचर हाइपोथैलेमस से, प्यार मोहब्बत गुस्सा हाइपोथैलेमस से, ठीक है। और जब आप सोच विचार के काम करेंगे, वॉलंटरी रिएक्शन लेंगे, तो देखो अब अंतर समझ में आया। जो लोग यहाँ सेरिब्रम से काम लेते हैं वो सोच समझ के काम करते हैं, जो हाइपोथैलेमस से काम करेंगे वो और अलग तरीके से काम करेंगे, ठीक है। और हमारा गरम ठंडा समोसे को ऐसे छूना, कांच को समोसा नहीं छूने देते आजकल, तो ऐसे करके ऐसे कर लेते हैं। तो ये सब बेचारा हमारा क्या करवा रहा है, थैलेमस बोले ना ना छूना नहीं, गर्म है बहुत। सीधा हम आ गए पश्चिम मस्तिष्क। मैंने कहा था मध्य मस्तिष्क से हमें ज्यादा कोई मतलब नहीं है। तो हमारा जो फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क था उसका एक पार्ट था सेरिब्रम, एक था डाइएन्सेफेलॉन। डाइएन्सेफेलॉन के दो पार्ट्स थे, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम जो है वो हमारा क्या है, इंटेलिजेंस का सेंटर है, ये पूछा जाता है। बुद्धिमत्ता का केंद्र क्या है, वॉलंटरी रिएक्शंस कहाँ से होती हैं, थॉट एनालाइज करना, ये सब सेरिब्रम का पार्ट है। हाइपोथैलेमस ठंडा गर्म, समझना अच्छे से, क्या हाइपोथैलेमस ठंडा गर्म है? नहीं, हाइपोथैलेमस नहीं, थैलेमस जो है वो थैला ठंडा गर्म है, ठीक है। तो थैलेमस क्या कर रहा है, ठंडा गर्म और दर्द, ये थैलेमस है। जबकि हाइपोथैलेमस जो है वो टेम्परेचर रेगुलेशन, क्योंकि गर्म में आप टेम्परेचर को ऐसे ही कनेक्ट करोगे गलत हो जाएगा। तो थर्मो रेगुलेशन या टेम्परेचर रेगुलेशन, भूख प्यास क्रोध गुस्सा, ये सब आपके हाइपो संवेग वगैरह, इमोशंस वगैरह, हार्मोन्स, ये सब हाइपोथैलेमस से होते हैं। अब तीसरा पार्ट था ब्रेन का, हाइंड ब्रेन या पश्चिम मस्तिष्क। तो इसमें कौन कौन से थे, एक मेड्यूला था और एक सेरिबेलम था। तो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट, कल पढ़ा था हमने, हृदय स्पंदन का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन श्वसन की दर, कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक कंट्रोल, और कंट्रोल ओवर स्वेलोइंग फूड एंड वॉमिटिंग। ये पूछा जाता है कि वॉमिटिंग या उल्टी का केंद्र कौन सा होता है। जैसे लोगों को वॉमिटिंग आती है ना किसी चीज को देख देख के, तो वॉमिटिंग का सेंटर कौन सा है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। नाम बढ़िया है इसका, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। तो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा जो है वॉमिटिंग का, ठीक है, खाने को निगलने का, उपापचयी क्रियाओं का, ब्लड प्रेशर का। अब जो कनेक्ट करो, हार्ट बीट तेज कब होती है, जब सांस जल्दी जल्दी लोगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ा ही होगा, ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिक कंट्रोल डिस्टर्ब हो रहा है, खाने में कुछ मिला नहीं है या जल्दी खा लिया तो वॉमिटिंग आ जाएगी। तो ये जो है आपके किससे हो रहा है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा से हो रहा है। जबकि जो सेरिबेलम है, ये सेरिब्रम नहीं है। अच्छा, ब्रम और बेलम एक जैसे हो जाते हैं। तो सेरिबेलम जो है बेटा, ये बैलेंस ऑफ बॉडी और ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉलेंटरी मसल। यहाँ से आता है कि बैलेंस ऑफ द बॉडी, शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, तो बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी जो है वो सेरिबेलम। अब इंडियन मूवीज पे चले जाओ, हीरोइन कहीं भी चढ़ती है, खड़ी होती है, जब उसे तस्वीर लगा रही होती है, कुछ भी है, किचन में खाना ही बना रही होती है, तब भी वो गिरती जरूर है। और गिरती है तो क्या होता है, उनके बैलम आ जाते हैं। अरे बलम से याद कर लो, ठीक है, हीरो आ जाता है तो सेरिबेलम क्या करेगा, पीछे से ही आएगा, तो पश्चिम मस्तिष्क का अच्छा गिरने के बाद ही आएगा ना, कोई गिर रहा होगा, अच्छा गिर ही नहीं रही, मैं खड़ा हूँ, गिर जा भाई, ऐसा तो होगा नहीं। जब वो गिरती है तो कैसे याद रखो, गिरने के पीछे आना, ठीक है। मतलब आप कहीं भी देखो, ट्रेन में चढ़ रही हीरोइन, ठीक है, चढ़ रही है तो वो गिरने वाली है तो उसे पकड़ लेगा वो, अला हर स्थिति में बैलेंस जो है बलम ही बनाएगा। तो सेरी बैलम, और कैसे याद रखोगे, बैलम बैलेंस, सेरी ब्रम नहीं, सेरी ब्रम भ्रम को दूर करता है, और सेरी बैलम जो है वो बैलेंस बनाता है। और गुस्सा प्यार मोहब्बत कहाँ होगी, हाइपोथैलेमस ठंडा गरम थैलेमस में, और उल्टी कहाँ आएगी, ठीक है, मेड्यूला। दूल्हा इतना खराब है उसको देख के वॉमिटिंग आ रही है, ऐसे समझ लो। तो मेड्यूला ऑब्लांगाटा जो है क्या हो रहा है, ठीक, तो वॉमिटिंग का सेंटर है। यहाँ पर हार्ट बीट याद रखिए, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर,
तो एक वॉमिटिंग पूछा जाता है बेटा, भोजन का निगलना और उल्टी पर नियंत्रण, मेड्यूला ऑब्लांगाटा। थर्मोरेगुलेशन, हंगर और थ्रस्ट, हाइपोथैलेमस। ठंडा गरम, थैलेमस। दर्द, थैलेमस। सोचने समझने की क्षमता, सेरिब्रम। और संतुलन, बैलेंस, बलम। ठीक, तो सेरी बेलम। अब ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, मध्य मस्तिष्क के भाग थे ये बेचारे कुछ नहीं करते हैं, देखने सुनने का काम करते हैं। बोले अच्छा, कुछ कह रहे हो? हाँ ठीक है। आप ऐसे, और एक और बढ़िया बात, ध्यान है, एक मूवी है, पीछे मारता है वो उसको तो बोलता है यहाँ छोटा दिमाग होता है। देखिए आपने मूवी, नाना पाटेकर की मूवी है ना, कि राजकुमार की है? नाना पाटेकर, वो एक छोटा सा लड़का होता है तो नाना पाटेकर उसको, "अरे छोटे दिमाग में मत मार", तो ये छोटा दिमाग यही है, इसका डिस्टर्ब हो जाएगा ये सेरिबेलम। ठीक है, तो सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लांगाटा किसके पार्ट हैं? पश्चिम मस्तिष्क के। बार बार मैं कह रहा हूँ, आप पूरा क्लासिफिकेशन भूल जाइए कि भाई एक हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी क्या थी? स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व थी, कपालीय तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु की तंत्रिकाएं और बाकी चीजें थी। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। अब ब्रेन के तीन पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन यानी मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। फोर ब्रेन के दो भाग हैं, एक सेरिब्रम और एक डाइएन्सेफल। ऐसे बहुत होते हैं पार्ट, आप ऐसे नहीं करना सर आपने दो क्यों बोल दिए। हमें जो पढ़ाना है एग्जाम के लिए और जो हम मेंस में लिख ले जाएं, बस उतने से काम है हमें। ठीक है ना? मतलब आपको पता है नर्वस सिस्टम पर पूरी एक किताब आती है, मतलब अकेले इसी सिस्टम पे बस 2000-2500 पेज की किताब होती है, बहुत छोटी सी पतली सी, और उसको आप पढ़ते रहते हो पढ़ते रहते हो। और पता है स्पाइनल कॉर्ड में इतने सारे सेंटर हैं, ब्रेन में इतने सेंटर है ना, पगला जाते हैं बच्चे और उसके बाद बोलते हैं भैया दिमाग अपने बस की बात नहीं। मतलब ह्यूमन को कितना इंटेलिजेंट बनाया गया है, आप इस चीज को अगर समझना चाहो तो कभी आप फिजियोलॉजी पढ़ो और नर्वस सिस्टम को देखोगे ना, तो हालांकि वो एक अलग बात है कि पहले ही वॉमिटिंग आ जाती है 2000-2500 पेज की किताब देख के, बोले इतना दिमाग कौन पढ़ना, अपना दिमाग ही ना बचे पढ़ने के लिए। बट एक्चुअल में इंटेलिजेंसी क्या है, मतलब ईश्वर ने क्या रचना बनाई है, ईश्वर भी सोचते होंगे। मतलब अल्टीमेट देखो ना, मैंने कहा डायनासोर विलुप्त हो गए, व्हेल जैसी इतनी बड़ी समुंदर में जाने पड़ा, और हम ढीठ की तरह यहीं थे, यहीं है, यहीं रहेंगे वाली स्थिति। मतलब ढीठ की तरह मतलब है कि मानव कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है, इस बात को आप समझ सकते हो। और चाहे कोई भी टेन्योर हो, बड़े बड़े राक्षस हुए, ये हुए वो हुए, लेकिन सब मानव ही है, सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? ह्यूमन बीइंग कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या करता है, एबिलिटी टू सी एंड हियर जो है वो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना की होती है। अब जैसे ये सब वही ऊपर जो हमने पहले पढ़ाया था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था, उसमें एक क्रेनियल नर्व थी तो 12 जोड़ी होती हैं। ठीक है, और 1, 2 और 8 जो है वो सेंसरी होती हैं। क्या? 1, 2 का 8, 1, 2 का 4 नहीं, 1, 2 और 8 सेंसरी हैं, मतलब संवेदना को ग्रहण करेंगी, ब्रेन तक ले जाएंगी। और दूसरी होती है मोटर, जो वहां से जो भी सेंसेशन होंगे उन्हें वापस लाएंगी। तो 3, 4, 6, 11 और 12 ये होती है मोटर। और तीसरे टाइप की जो नर्व्स होती हैं क्रेनियल में वो होती है मिक्स्ड, मिश्रित। तो 5, 7, 9, ये तो वैसा हो गया, 5, 7, 9 और 10, ये आपकी मिक्स्ड होती है। बहुत बुरा पेपर आता है तो पूछ लेते हैं सेंसरी कौन सी है, तो 1, 2, 8 है। तो सेंसरी 1, 2, 8 हो गई। अब 1, 2, 8 के बीच में क्या बची आपकी? 5, 7, 9, 10 मिक्स्ड हो गई, तो बची कौन सी? मोटर। तो 3, 4, 6, 11, 12, आप जितना याद क्षमता हो आप देख लेना। आपसे पीएससी की इतनी दम हुई थी कि बस इतना ही पूछा क्रेनियल नर्व कितनी होती हैं, तो कपालीय तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती हैं, पीएससी का क्वेश्चन खत्म। किसी स्टेट पीएससी ने इससे ज़्यादा पूछने। फिर स्पाइनल नर्व, तो बेसिकली हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो रिलेटेड है, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो होती है, तो 31 पेयर होती हैं। हाथ पैर की पेशियां, त्वचा, ज्ञानेंद्रियों को मेरुरज्जु से जोड़ती हैं। ठीक है, ये सब हो गया। स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस का भाग है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का याद करो, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बन रहा था। ठीक है, तो प्रतिवर्ती क्रियाएं रिफ्लेक्स एक्शन का काम करते हैं, उद्दीपनों का सम्मान। जैसे हमने कुछ छुआ, गर्म है, यहाँ गया, सेंसरी नर्व ने लिया लिया, रीढ़ की हड्डी तक गया, रीढ़ की हड्डी से होते हुए कहाँ जाएगा ये? स्पाइनल कॉर्ड जो है, रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड है, उससे ब्रेन तक जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है? कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। कोई सुई चुभो दे, फट से हटते हो और फिर सटाक देते हो।
या चुप हो जाते हो। दो ही स्थितियां हैं। जैसे ट्रेन में जाओ, कोई पहलवान है, खिसक, उसने खिसका दिया, आप चुपचाप से सिकुड़ के बैठ गए। कई बार तो आप लड़ने की स्थिति में नहीं होते हो तो उठ जाते हो, ठीक भाई तू ही बैठ जा। और अगर कोई दबला कुचला आया बेचारा और उसने कहा खिसक, और तुम थोड़े अच्छे थे तो धड़ाक खिसकू मैं। तो ये सब रिफ्लेक्स एक्शन है कि कैसे, वो डिपेंड अपॉन कंडीशन है। तो कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन किससे हो रहा है? स्पाइनल कॉर्ड से हो रहा है। तो मस्तिष्क में आने वाले उद्दीपनों का संबंध, कंडक्शन ऑफ इनकमिंग स्टिमुलाई इन द ब्रेन। तो जो भी सिग्नल आ रहे हैं ब्रेन, अच्छा ब्रेन अपने हिसाब से बहुत होशियार है भाई, इससे बहुत पिटेंगे, चलो चुप होके निकल लो, हम 10 लोग हैं आज देखते हैं तेरी। तो ये सब आपको कौन कर रहा है कि हाँ भाई प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होगा? तो बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन का वे क्रियाएं जिन पर मनुष्य की इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं है। पलकें झपकाओ, रोक लो, मैं कह रहा हूँ ऐसे देखो, संभव है? खांसी आए, छींक आए, रोक लोगे? तो ये ठीक है। तो वे क्रियाएं जिन पर मनुष्य की इच्छा शक्ति नहीं होता है वो ये प्रतिवर्ती क्रियाएं। और मार्शल हॉल जो थे इन्होंने इनको बताया था रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे छींकना, खांसना, उदासी लेना। बहुत बढ़िया है। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आना, फुल्की के ठेले पे खड़े होने के पहले आपको फुल्की नहीं देगा और आपके मुंह में पानी, हम सबके, कौन नहीं पीता फुल्की? पानी पूरी कोई नहीं पीता ऐसा है? सब पीते हैं। तो सबके मुंह में पानी आया होगा, गारंटी है। पलकों का झपकना, कांटों पे पैर पड़ने पैर के पीछे खींच लेना जैसे तुरंत। तो ये सब रिफ्लेक्स एक्शन है, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्शल हॉल, और ये इतना ढीठ था मार्शल हॉल, पता है इसने एक बिल्ली को बहुत परेशान किया। बिल्ली इसका दूध पी जाती थी। खोज कैसे हुई? तो बोला आप देखते हैं। ठीक है, तो बिल्ली दूध पी जाती थी और उसके चक्कर में इसने रिफ्लेक्स एक्शन खोजा। और एक और प्रयोग किया इसने कुत्ते पे। ठीक है, कि कुत्ता को खाना रखो और उसके मुंह में स्वादिष्ट भोजन को ला रहा है और फिर डंडा मारता था। फिर खाना रखता था, फिर डंडा मारता था। लेकिन वो जब भी खाना की खुशबू आती थी उसके मुंह में आता था। वो तो रिफ्लेक्स एक्शन है, चाहे कितनी बार कराओ वो करेगा। तो वही ऐसी बिल्ली को दूध की खुशबू के कारण मुंह में स्वाद आता था, फिर वो बिल्ली को पीटता था क्योंकि बिल्ली नॉर्मली उसका दूध बहुत पीती थी। फिर उसने रिफ्लेक्स एक्शन को किसमें कन्वर्ट कर दिया कि जैसे ही दूध की खुशबू आएगी मेरे मुंह में पानी आएगा और फिर डंडा पड़ेगा, तो मुझे ये दूध पीना नहीं है। तो उसके बाद उसने दूध पीना बंद कर दिया, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन खत्म नहीं हुआ। तो इस तरीके के प्रयोग भी वैज्ञानिकों ने किए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी क्रियाएं जिन पर मनुष्य की इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता, ये आपके मेन से पूछा गया, ध्यान रखिएगा। मार्शल हॉल, 2-3 एग्जाम्पल बता देना, छींकना, स्नीजिंग, कफिंग, ठीक है, यॉर्निंग, और मुंह में स्वादिष्ट भोजन देख के, फुल्की देख के, जो आपको ऐसे लिख देना आप तो मेन से, फुल्की का पानी मुंह में जाने से पहले। ठीक है, अब ये नहीं पढ़ा रहा मैं, इनसे क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आते ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, फिर भी चलो अब इतना बताया तो बता ही देते हैं, कोई नहीं। अब देखो यहाँ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक हमें पढ़ना है बेटा सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक को हम बोलते हैं अनुकंपी और पैरासिम्पैथेटिक को बोलते हैं परानुकंपी। तो सबसे पहले अनुकंपी की बात कर लें भाई, सिंपैथेटिक। स्वेद ग्रंथियों से स्राव, सीक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स हैं उनसे जो है आंखों की पुतलियां ऐसे फैल जाना। ठीक है, स्प्रेडिंग ऑफ, अब क्या है, हार्ट बीट का बढ़ जाना, तो हृदय स्पंदन का तेज करना, रक्त में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाना, लार ग्रंथियों का स्राव कम हो जाना, जैसी आंखें ऐसी होती हैं बाल खड़े हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसके सामूहिक प्रभाव से क्या होगा? अनुकंपी या सिंपैथेटिक से भय, पीड़ा, क्रोध की अनुभूति होती है। एकदम से शेर आ गया, ठीक है, हृदय की धड़कन बहुत तेज बढ़ गई, तो ये सब क्या है? आप क्या कर रहे हैं? अनुकंपा हो रही है आपके जीवन में। ठीक है, आप सिंपैथेटिक हो गए, भैया शेर आ गया, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आंखें की पुतलियां फैल जाएंगी, बाल खड़े हो जाएंगे, लाल ग्रंथियां, काय का स्वाद, यहाँ स्वाद आएगा, शेर आ गया, मुंह में पानी आएगा, आज मैं शेर को खा जाऊंगा, कोई सीक्रेशन नहीं होना। ठीक है, पसीना पसीना हो जाओगे स्वेट ग्लैंड से, समझ गए? तो ये सब क्या, डर, चिंता, भय के समय हृदय की गति का तेज होना, ये सब हमारा कैसा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। दूसरा उल्टा कर दो, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी हम यहाँ आंखों की पुतलियां फैला रहे थे, अब थोड़ा रिलैक्स करेंगे, फिर अब थोड़ा जीवन अच्छा है तो सिक्रेशन होने दो। यहाँ पे जो यूरिनरी ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्ट करेंगी मसल,
कॉन्ट्रेक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल, इंक्रीज इन डाइजेस्टिव जूस। जीवन में आनंद है, फुल्की है, चाट है, पकौड़ा है, बढ़िया सीक्रेशन हो रहे हैं, आपके मुंह में पानी आ रहा है, इंटेस्टाइनल जूस निकल रहा है, पैंक्रिएटिक जूस निकल रहा है, पूर्ण पाचक रस, आराम और सुख की अनुभूति है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये कहता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। जीवन में सब बढ़िया है, सब शांति है, सब मज़े हैं, खाओ पियो, जीवन आराम से रहो। देखो आंखें, हाँ ठीक है, नशा करने वाला है, ठीक है। बिंदुसार को देखो ना आप, जब नाटक वाटक, बिंदुसार हमें सर इस टाइप से, ठीक है, जीवन है एकदम बढ़िया चल रहा है। आप देखोगे सब बढ़िया है, सीक्रेशन हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा आपका, आती है भित्ती, क्योंकि खाना मिल रहा है ना, तो भाई कुछ कुछ होता है ना, पेट में भूख लग रही है, आ जाने दो, खाओ बढ़िया से मजे से। पाचक रस एकदम सब बढ़िया, इंटेस्टाइनल जूस निकल रहा है, पैंक्रिएटिक जूस और आपका गैस्ट्रिक जूस सब निकल रहे हैं, और सुख और आनंद की अनुभूति जो 12:30 बजे के आसपास आप लोगों को होती है, 12:15 जैसी लगा आप तो मिल जाएगा भोजन। तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। और आज टेस्ट में 12:30 के पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। शुरू के 15 क्वेश्चन ना बनने के बाद जो अनुभूति होगी, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, सिक्रेशन विक्रेशन सब शांत है, बाल खड़े हो गए हैं, ठीक। तो ये आपका कौन सा सिस्टम, अच्छा एग्जाम में आपका ये वाला सिस्टम बढ़िया वर्क करता है, कौन सा, सिंपैथेटिक। और आप बहुत अच्छा पढ़ के जाओगे तो सब पैरासिम्पैथेटिक में बदल जाएगा। बोले बढ़िया प्रश्न है, इसमें क्या है, ठीक। तो ये हो जाता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, समझ में आई। तो परानुकंपी को, परा मतलब दूसरे की अनुकंपा, जीवन में सब बढ़िया है, हमें सब प्राप्त हो गया। और जब हम अनुकंपी की बात करें, हमें कंपन हो रहे हैं, कंपन हो रहा है मतलब सब टेंशन वाली बात है। तो जितनी टेंशन होगी वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होगी, और जितना जीवन में सुख सुविधाएं होंगी, मजे की बात होगी, वो किससे होंगी, परानुकंपी। परा दूसरे की अनुकंपा है, ले खा भाई मजे से खा, रसगुल्ला खा, चाट खा, पानी पूरी पी। तो ये सब कैसी होगी, ये स्थितियां आपको ध्यान रखनी। एग्जाम में देखो सीधा सेरिब्रम आता है, इंटेलिजेंस का सेंटर है, ध्यान रखिएगा, सोचना समझना कोऑर्डिनेशन ये सब आपके फोर ब्रेन के सेरिब्रम का पार्ट है, ठीक है। दूसरा थैलेमस, ठंडा गर्म था, इसके अलावा दर्द। फिर हाइपोथैलेमस, भूख प्यास गुस्सा प्यार मोहब्बत झगड़ा फसाद, हार्मोन का सीक्रेशन, ये सब हाइपोथैलेमस कर रहा है। फिर इसके बाद मेड्यूला ऑब्लंगाटा, इसको देख के दूल्हे को उल्टी आ रही है, तो ये याद रखना। और क्या कर रहा था, हार्ट बीट कंट्रोल कर रहा था। और फिर एक था सेरिबेलम, तो बेलम पीछे पीछे दौड़ेंगे हीरोइन को बचाने के लिए, तो बैलेंस कराएंगे। इतना आप ध्यान रख लेना, बस हो जाता है आपका नर्वस सिस्टम। इतिश्री 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व और 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व, खत्म। धन्यवाद, नर्वस सिस्टम कंप्लीट। मजे करो, ब्रेक लो, और फिर अपन टेस्ट देंगे। कुछ पूछना है किसी को इसमें? लिंक चली गई क्या अभी, क्यों योगी, नहीं गई ना? हाँ, कौन सा सिस्टम काम कर रहा है भैया, एएनएस, ए पैरासिम्पैथेटिक है सिंपैथेटिक? अभी एकदम बढ़िया पैरासिम्पैथेटिक काम कर रहा है। बोले छुट्टी हो गई, खाना खाएंगे फिर देखेंगे सिंपैथेटिक को, तो ठीक है। और ये प्रतिवर्ती क्रियाएं याद रखना, छींकना खांसना ये सब, पलकों का झपकना। उम्मीद है कि बहुत टफ नहीं लगा होगा। 1 to 8 याद रखना, सेंसरी नर्व है ये याद रखिएगा। और मिक्स्ड कौन सी थी, तो 5 7 9 10, ठीक है। तो ये मिक्स्ड या मिश्रित थी। क्रेनियल और स्पाइनल याद रख लेना, इससे ज़्यादा सरल नहीं हो सकता था। बस 1400 ग्राम का है हमारा मात्र मस्तिष्क, और क्रेनियल नर्व कितनी थी, तो 8 थी ये, ठीक है। चलो धन्यवाद, ले लो ब्रेक और मजे करो। कुछ पूछना है किसी को, जल्दी बोलो। 12:30 से 35 मिनट मैक्सिमम पे आपको टेस्ट दे देंगे, तो आप लोग अच्छे से उसको सॉल्व करिए। धन्यवाद, बंद कर दो योगी।